सुबह का अलार्म चीख चीख कर मानो दीप्ति को जगा रहा है, लेकिन दीप्ति तो जैसे घोड़े बेचकर सो रही थी। उसका पति वरुण उठकर फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद दीप्ति भी हड़बड़ा कर उठी। अरे आज मैं फिर से लेट हो गई। रोज सोचती हूँ कि जल्दी उठूंगी, लेकिन मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। दीप्ति खुद ही बुदबुदा रही थी, तभी वरुण आ गया। कोई बात नहीं, तुम आराम से उठा करो। सुबह अगर आप उठा देते तो क्या हो जाता। दीप्ति ने नाराजगी जताई तो वरुण ने प्यार से समझाया, तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो क्यों इतनी परेशान हो रही हो। कम से कम आपका नाश्ता तो बना देती। नाश्ता मैंने बना लिया है। हाँ, खाने में कुछ अच्छा बना लेना। और अब तुम भी हाथ मुंह धो लो। पति की बातें सुनकर दीप्ति का चेहरा फूल सा खिल उठा और वो वॉशरूम की तरफ चल दी। जब वो वापस आई वरुण जा चुका था, लेकिन दीप्ति इस बात से दुखी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वरुण अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। दुख तो उसे इस बात का होता है कि वो वरुण को समय पर नाश्ता बनाकर नहीं दे पाती थी। रोज रात को वो ये सोचकर सोती कि कल सवेरे जल्दी उठ जाऊंगी, मगर फिर लेट हो जाती। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दीप्ति अपने माँ बाप की अकेली औलाद थी, इसीलिए दीप्ति को उन्होंने बेटों की तरह पाला। उसे कभी कोई काम नहीं करने दिया, इसीलिए दीप्ति को सवेरे उठकर काम करना मुश्किल लगता। आज दीप्ति बहुत खुश नजर आ रही है, क्योंकि आज वरुण का जन्मदिन है और दीप्ति ने वरुण के जन्मदिन की कुछ तैयारी भी कर ली है। वो वरुण को सरप्राइज देना चाहती थी, पर जब वरुण आया तो बहुत उखड़ा सा लग रहा था। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं तो इतने उखड़े से क्यों लग रहे हैं? मेरे बॉस सेठ जी को डॉक्टर के पास जाना है और ड्राइवर आज छुट्टी पे है, तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो आपके जन्मदिन की कुछ तैयारी की है, उसका क्या? दीप्ति मुंह बनाकर बोली, क्या करूं? शायद मेरी किस्मत में ये सब खुशियां नहीं हैं। आप सेठ जी को बता दीजिए कि आज आपका जन्मदिन है। रूटीन चेकअप तो कल भी हो जाएगा, दीप्ति ने बड़ी सरलता से कहा। मगर वरुण के लिए तो जैसे सेठ जी का आदेश टालना बहुत बड़ा पाप करने जैसा था। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, वरुण ने झुंझला कर कहा। ठीक है, दीप्ति की आंखों में आंसू भर आए, मगर वरुण ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और चला गया। दीप्ति का मन बहुत भारी सा हो गया। ऐसा लगा मानो बहुत सारा शीशा टूटकर बिखर गया है। कितनी तैयारियां कर ली थी उसने। दीप्ति अपने पति को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसका हर दर्द बांटने के लिए भी तैयार रहती थी। उसने वरुण को जाने से नहीं रोका और ना ही कोई आपत्ति जताई। वरुण के जाने के बाद दीप्ति खिड़की के पास चांद को देखने लगी। तभी दीप्ति की बहन का फोन आया और वो अपनी बहन से बातें करने लगी। उसकी बहन का नाम अनुपमा था। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। शादी के बाद भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। अनुपमा अक्सर अपनी बहन से मिलने आ जाती थी। रिया से बात करके दीप्ति का मन थोड़ा हल्का हुआ, तो वो टीवी चालू करके देखने लगी। लगभग 1 घंटे बाद वरुण आया, उदास बुझा बुझा सा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। दीप्ति का खिला हुआ चेहरा देखकर वरुण भी खिल उठा और उसकी सारी थकान दूर हो गई। थोड़ी देर में जब वरुण फ्रेश होकर आया, ये क्या है? मैंने आपके लिए केक बनाई है। अच्छा, वरुण का चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के मिश्रित भाव थे। चलो अब जल्दी केक काटो, वरना आज का दिन खत्म हो जाएगा, 12 बजने ही वाले हैं। वरुण ने केक काटकर दीप्ति को खिलाया। दीप्ति ने भी वरुण को केक खिलाया और उसके चेहरे पर भी लगाया। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। वरुण तो सो गया, पर दीप्ति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हर रोज वो अपने अरमानों को, अपनी खुशियों को दफन ही तो कर रही थी। उसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन वरुण उसे एक भी दिन कहीं घुमाने नहीं ले गया। हर लड़कियों की तरह दीप्ति ने भी बहुत सारे सपने सजा लिए थे, लेकिन शहर आकर उसका हर सपना टूटकर बिखर रहा था। सेठ जी ने वरुण को इस कदर खुद से बांध रखा था कि वरुण के पास दीप्ति के लिए समय ही नहीं था। आखिर वो भी इंसान है, उसे भी हक है खुश होने का, खुली हवा में सांस लेने का। दीप्ति को नींद नहीं आ रही थी तो मोबाइल पर कविता पढ़ने लगी। मन ही मन उसने कुछ तय कर लिया कि अब वो भी वरुण की मदद करेगी। वरुण पैसे के लिए ही तो रात दिन मेहनत कर रहा है, वो भी नौकरी करेगी।
वो पढ़ी लिखी है तो उसे कोई अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी। दीप्ति के मन का सारा बोझ हट चुका था और अब वो आराम से सो रही थी। आज दीप्ति सुबह जल्दी उठ गई तो वरुण को आश्चर्य हुआ। क्या बात है, आज सुबह सुबह कैसे उठ गई? दीप्ति कुछ बोली नहीं तो वरुण को चिंता हुई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। दीप्ति गंभीरता से अपनी बात कहने लगी। वरुण, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्या? वरुण चौंक गया, क्योंकि अब तक उसके घर में किसी महिला ने बाहर जाकर नौकरी नहीं की थी। वरुण के पापा पुराने ख्यालात के थे। उसने दीप्ति से पूछा, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत है या मैं तुम्हारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा हूँ तो बताओ। आप मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन मेरे लिए पूरा दिन घर में यूं ही बिताना बहुत मुश्किल है। दीप्ति के बहुत समझाने पर भी जब वरुण नौकरी के लिए तैयार नहीं हुआ तो दीप्ति बोली, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो रहने दीजिए, मुझे नहीं करनी नौकरी। नहीं दीप्ति, मुझे खुद से भी ज़्यादा तुम पर भरोसा है। तो फिर आप मुझे नौकरी करने दीजिए और पापा की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूँगी। ठीक है, मैं नौकरी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना रिज्यूम नेट पर डाल दिया था। पास में ही एक कंपनी से कॉल भी आया है, वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, मैं भी कल की छुट्टी ले लूँगा। दीप्ति का चेहरा खुशी से खिल उठा। शाम को वरुण ने जब सेठ जी से छुट्टी मांगी तो सेठ जी ने कारण पूछा, और जब वरुण ने सारी बात बताई तो सेठ जी बोले, नौकरी की क्या ज़रूरत है? अपनी पत्नी से कहो कि वो सेठानी के पास आ जाया करे, उसका मन भी बहल जाएगा। सेठ जी, जब वो मुझे किसी काम से नहीं टोकती, मैं उस पर भी कोई पाबंदी क्यों लगाऊं? ठीक है, चले जाना। वरुण ने आज पहली बार सेठ जी की बात नहीं मानी थी। वरुण खुशी खुशी आया और दीप्ति को सारी बात बताई तो दीप्ति भी खुश हो गई। करीब 1 घंटे बाद सेठ जी आए, बहुत घबराए हुए थे। क्या बात है सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो पास के गांव में जो अपनी फार्म हाउस है, वहां पुलिस ने छापा मारा है। अगर सारे कागजात समय पर नहीं पहुंचे तो पुलिस उसे सील कर देगी। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मैं कागजात निकालता हूँ, तब तक तुम गाड़ी बाहर लेकर आओ, कहकर सेठ जी चले गए। दीप्ति चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। मैं सुबह तक आ जाऊंगा, वरुण ने दीप्ति को मनाते हुए कहा। तो ना चाहते हुए भी दीप्ति के होठों पर मुस्कान बिखर गई। वरुण जा चुका था। दीप्ति सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद मानो उससे कोसों दूर चली गई थी। करवटें बदलते हुए वो सोचे जा रही थी, अगर सुबह वरुण समय पर नहीं आया तो। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो दीप्ति का ध्यान टूटा। दरवाजे पर सेठ जी को देखकर आश्चर्य हुआ। क्या बात है अंकल? बेटी, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, क्या मुझे ये हक है या नहीं? बिल्कुल कहिए, क्या बात है? वरुण कह रहा था कि तुम कल इंटरव्यू देने जा रही हो। जी, मगर तुम जिस कंपनी में जा रही हो वो तो एक मामूली सी कंपनी है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिले? अच्छी कंपनी में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, और मैंने तो तुम्हारे लिए एक कंपनी में बात भी की है, लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं। मैंने सोचा था तुम दोनों को सरप्राइज दूंगा, तो क्या मैं ये जॉब छोड़ दूं? कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी दिला दूंगा, इसीलिए अभी तुम्हें ये जॉब छोड़कर कुछ और तैयारियां करनी चाहिए। दीप्ति ने सेठ जी की बात मान ली और इंटरव्यू देने नहीं गई। सुबह जब वरुण आया तो दीप्ति ने सारी बातें बताई। वरुण को भी कोई ऐतराज नहीं था। दीप्ति रोज वरुण से पूछती कि सेठ जी ने कुछ कहा या नहीं, तो वरुण का जवाब यही होता कि अभी सेठ जी ने कहा है, 1-2 दिन और रुको। एक दिन दीप्ति खुद सेठ जी से मिलने गई। दीप्ति को देखकर सेठ जी मुस्कुरा उठे, लेकिन वरुण दीप्ति को देखकर चौंक गया, क्योंकि दीप्ति बहुत गुस्से में लग रही थी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या बात है? आप कब तक मुझे कंपनी वालों से मिलवाएंगे? 1-2 दिन रुक जाओ, ये तो आप पिछले 1 सप्ताह से कह रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मुझे जॉब मिले? दीप्ति को गुस्से में बोलता देख वरुण उसे आंखों के इशारे से रोकना चाहता था, लेकिन दीप्ति पर तो जैसे भूत सवार था। वो बोले ही जा रही थी, मुझे तो अब लगने लगा है आप हमें जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। दीप्ति, तुम यहाँ से जाओ, वरुण ने चीखते हुए कहा, तो दीप्ति गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। इधर वरुण ने सेठ जी से माफ़ी मांगी और फिर थोड़ी देर में घर आ गया। वरुण ने देखा दीप्ति बिस्तर पर पड़ी सुबक रही है
आज पहली बार वरुण ने दीप्ति को डांटा था। वरुण दीप्ति को मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें सेठ जी से इस तरह बात नहीं करना चाहिए था, और सेठ जी जो कह रहे हैं वो सही है। क्या वरुण तुम समझ नहीं पा रहे हो? सेठ जी चाहते ही नहीं कि हम लोग आगे बढ़ें। तुम भी कैसी बातें करती हो। ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो एक काम करो, मुझे दूसरी जगह नौकरी ढूंढने दो। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम दूसरी जगह देख लो नौकरी, लेकिन अभी तुम सेठ जी को नहीं बताओगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगा? मैं अकेले चली जाऊंगी। ठीक है बाबा, आप तो मुस्कुरा दो। वरुण की बातों से दीप्ति के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। अगले दिन दीप्ति अकेले ही चली गई, लेकिन वहाँ कोई सीट खाली नहीं थी। वापस आते समय दीप्ति एक कंपनी में देखती है तो वहाँ वैकेंसी थी। ऑफिस में जाकर जब बात की तो उन्होंने कल 9 बजे सारे डॉक्यूमेंट लेकर आने को कहा। दीप्ति जब कंपनी से बाहर आ रही थी तब अचानक उसकी नज़र सेठ जी पर पड़ गई। दीप्ति समझ नहीं पाई कि सेठ जी इधर क्या कर रहे हैं। दीप्ति को देखकर सेठ जी भी चौंके और बोले, यहाँ कैसे? यहाँ वैकेंसी थी इसीलिए इधर आ गई। चलो मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। दीप्ति मना नहीं कर पाई और गाड़ी में आकर बैठ गई। सेठ जी ड्राइवर के साथ आगे नहीं बैठकर जब पीछे दीप्ति के साथ बैठे तो दीप्ति को अच्छा नहीं लगा, मगर मन मार कर बैठी रही। दीप्ति, तुम नौकरी के लिए इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे कहो, मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन मैं आपसे क्यों लूँगी? दीप्ति का मन तो कर रहा था कि चुपचाप गाड़ी से निकल जाए, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही। हाँ, सही कह रही हो, आखिर मैं कौन हूँ? ऐसी बात नहीं है अंकल। चलो ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम क्या खाओगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ की मिठाइयाँ बहुत पसंद है। दीप्ति को सेठ जी के साथ गाड़ी में बैठना पसंद नहीं था, तो कुछ खाने का तो सवाल ही नहीं था। सेठ जी ने बहुत जिद की, लेकिन दीप्ति गाड़ी में ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद सेठ जी आए और फिर सभी घर की ओर चल दिए। अगले दिन दीप्ति और वरुण दोनों 9 बजे से पहले वहां पहुंच चुके थे, लेकिन वहां जब पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि सीट खाली नहीं है। दीप्ति को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन कर भी क्या सकती थी, दोनों वापस आ गए। घर आकर दीप्ति ने झल्लाते हुए कहा, मुझे तो पक्का यकीन है कि सेठ जी ने ही कुछ किया है। तुम भी क्या फालतू की बातें सोचती रहती हो? मैं सही सोच रही हूँ। ये तुम कैसे कह सकती हो? दीप्ति आराम से बैठकर अपनी बातें कहने लगी। उस दिन जब मेरा इंटरव्यू था तो तुम्हें फार्म हाउस भेजकर मुझे इंटरव्यू पर जाने से रोका, और कल कंपनी के बाहर मैंने सेठ जी को देखा, और फिर जब मैं उनके साथ आ रही थी तो उनके बात करने के अंदाज से ही मुझे कुछ अजीब लगा। दीप्ति की बातें सुनकर वरुण का मन भी भारी हो गया। नौकरी की खोजबीन चल ही रही थी। इसी बीच घर से फोन आया कि रानी की शादी तय हो गई है, अतः घर वालों ने जल्दी ही कुछ पैसों का इंतजाम करने को कहा। वरुण को टेंशन नहीं हुई, क्योंकि वो इतने दिनों से मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। सुबह वरुण सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी मेरी बहन की शादी तय हो गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पापा ने कहा है कुछ पैसों का इंतजाम करने को। तो सेठ जी आप मुझे बताइए कि 1 साल में मैंने आपके पास कितने रुपए इकट्ठे किए हैं। मैं शाम तक तुम्हें हिसाब करके बता दूंगा। जब दुकान बंद करके जाने लगो तो मुझे मिल लेना। ठीक है। और फिर रोज की तरह वरुण अपने काम में लग गया। शाम में जब वो सेठ जी के पास गया तो सेठ जी ने बैठने का इशारा किया। वरुण वहीं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सेठ जी बही खाता लेकर आए और बोले, देखो वरुण, तुम्हारा अब तक का जो हिसाब है उसके अनुसार तुम्हारे 24,000 रुपये मेरे पास हैं। क्या कह रहे हैं सेठ जी? वरुण बहुत ही अचंभित था। घबराओ मत, पहले सारे हिसाब को ध्यान से देखो। वरुण को तो ऐसा लग रहा था मानो पांव तले जमीन खिसक गई हो। कैसे पाई पाई करके उसने पैसे इकट्ठे किए थे, उसे अनुमान था कि 1 लाख से ज़्यादा पैसे हैं। वरुण बही खाता लेकर हिसाब देखने लगा। सेठ जी के दुकान से जो सामान आता था उस पर सेठ जी ने MRP रेट पर हिसाब किया था, कोई डिस्काउंट नहीं था। कमरे का किराया 2500 देखकर वरुण चौंक उठा। सेठ जी, आपने तो नौकरी देते वक्त कहा था कि रहने को कमरा फ्री में है। मैंने अकेले के लिए कहा था, मगर तुम तो अपने परिवार के साथ रहते हो तो देना ही पड़ेगा किराया। वरुण कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप वहां से उठकर चल दिया। सारा हिसाब देखकर वरुण का दिमाग मानो चक्कर खा रहा हो। जब बीमार था 1-2 दिन दुकान पर नहीं आया तो उसके पैसे भी काटे।
मगर जो रात रात भर उनके लिए काम करते रहे उसके अलग से क्यों नहीं दिए। यही सब सोचता हुआ वरुण अनमना सा अपने कमरे में आया और धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया। उसकी मनोदशा देखकर दीप्ति हैरान थी। वो पानी लेकर आई। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? वरुण ने दीप्ति को सारी बात बताई तो दीप्ति को भी यकीन नहीं हुआ। वरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अब सेठ जी से कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, देखता हूँ कल बात करके। अगले दिन जब वरुण ने पैसे की बात की तो पहले तो सेठ जी ने टाल मटोल किया ये कहकर कि इतनी बड़ी रकम अभी मेरे पास नहीं है। फिर कहा कि वे किसी से ब्याज पर दिलाएंगे। वरुण ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी ब्याज के बिना पैसे दिला दीजिए, आपका गुलाम रहूंगा जब तक आपके सारे पैसे लौटा नहीं दूंगा। दीप्ति छत के मुडेर पर खड़ी सब बातें सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। अपने पति को इतना लाचार देख उसे बहुत दुख हुआ। दुखी होकर वो अपने कमरे में आ गई। उधर सेठ जी ने वरुण से कल आने को कहा। वरुण उदास चेहरा लिए अपने कमरे में आकर लेट गया। अगले दिन वरुण जब सेठ जी के पास गया तो सेठ जी ने कहा, देखो मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, थोड़ा बहुत ब्याज लगेगा, लेकिन तुम्हें इस कागजात पर दस्तखत करने होंगे जिसमें लिखा है कि तुम जब तक पैसे नहीं चुका देते यही काम करोगे और हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। वरुण को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, इसीलिए उसने दस्तखत कर दिए। सेठ जी से पैसे लेकर दीप्ति और वरुण गांव आ गए। रानी की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। सभी बहुत खुश थे और वरुण की बहुत तारीफ कर रहे थे। विदाई के बाद अगले दिन वरुण ने अपने मम्मी पापा से जब अपने जाने की बात की तो वरुण की मां नाराज हो गई और कहा, एक तो तू इतने दिनों बाद आया है और अभी जाने की बात कर रहा है। क्या करूँ माँ, नौकरी तो ऐसी ही होती है। मैं नहीं जानती कुछ भी, तुम मुझे अपने सेठ जी से बात कराओ। तब वरुण के पापा ने कहा वरुण को समझाते हुए, देखो बेटा, अभी अभी रानी बिटिया चली गई और तुम भी इतनी जल्दी चले जाओगे तो हम लोगों पर क्या बीतेगी। और फिर रानी के ससुराल में अभी बाकी के रस्म भी तो पूरे करने हैं। ठीक है पापा, मगर मैं 1 हफ्ते बाद चला जाऊंगा, कहकर वरुण अपने कमरे में आ गया। अब वो चिंतित था कि सेठ जी से क्या कहेगा। सेठ जी ने तो कहा था विदाई के बाद अगले दिन वहां से चल देने को। दीप्ति एक दिन अपने सास ससुर के पास गई और बोली, पापा मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलो बेटी, क्या बात है? पापा मैं नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें किस बात की कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरा दिन घर में यूं ही बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो आप दोनों मेरे साथ चलिए या फिर मुझे नौकरी की इजाज़त दीजिए। ठीक है बाबा, तुम अगर नौकरी करोगी तो हमें भी तुम पर गर्व होगा। पापा की बातें सुनकर दीप्ति बहुत खुश थी, लेकिन जब भी सेठ जी का फ़ोन आता और वरुण को सेठ जी से डांट सुनकर दुखी होते देखती तो उसे बहुत तकलीफ होती। कितने बुरे हैं सेठ जी, कम से कम घर पर 2-4 दिन तो आराम से रहने देते, हमेशा फ़ोन करके टेंशन देते रहते हैं। एक दिन दीप्ति की एक सहेली का फ़ोन आया। उसकी शादी पास के ही गांव में हुई थी और वो इस समय गांव आई हुई थी। उसका पति शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा था। रिया भी वहां अपना कोचिंग सेंटर चलाती है। जब दीप्ति को रिया ने बताया कि वो भी अपने पति के साथ गांव आई हुई है तो दीप्ति ने दोनों को अपने घर आने का न्योता दिया। अगले दिन रिया अपने पति के साथ दीप्ति के घर आई। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं, लेकिन रिया से दीप्ति की उदासी छिप नहीं पाई। क्या बात है दीप्ति? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब तुम बदल गई हो। देखो वरुण और राघव कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। दीप्ति ने देखा, सचमुच इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होते हुए भी कितनी शालीनता से राघव वरुण से बातें कर रहे थे। दीप्ति, अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दीप्ति ने रिया को सारी बातें बताई तो रिया गंभीरता से बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पति से बात करूंगी, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन तुम तो दूसरे शहर में रहती हो। हाँ, लेकिन उनकी जान पहचान बहुत दूर तक है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। फिर जब रिया जाने लगी तो दीप्ति को कल अपने पति के साथ आने के लिए कहने लगी तो दीप्ति ने भी कह दिया कि वो जरूर आएगी। अगले दिन वरुण और दीप्ति दोनों रिया के घर पहुंचे। रिया ने अपनी सहेली की खूब आवभगत की। खाना खाने के बाद चारों एक साथ बैठकर बातें करने लगे। राघव ने दीप्ति और वरुण को विश्वास दिलाया कि वे हर हाल में उसकी मदद करेंगे। वहां से आने के बाद दोनों अब शहर जाने की तैयारी करने लगे।
जाने का मन तो नहीं कर रहा था मगर जाना तो था ही। दीप्ति को अपने मायके जाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए वरुण ने दीप्ति के मम्मी पापा को यहीं बुला लिया था। दीप्ति अपने मम्मी पापा से मिलकर बहुत खुश थी। अगले दिन वरुण और दीप्ति शहर के लिए निकल पड़े। दोनों का मन बहुत भारी लग रहा था। दोनों गुमसुम से ट्रेन की सीट पर बैठे थे। आंखों के सामने माँ का आंसू भरा चेहरा बार बार घूम रहा था। चाय पी लो, गर्मा गर्म चाय पी लो। चाय वाले ने आवाज़ लगाई तो दोनों का ध्यान टूटा। भाई 2 चाय देना, वरुण ने पैसे निकालते हुए कहा। वरुण और दीप्ति दोनों अपने डेरे पर पहुंच गए और रोज की तरह अपने काम में लग गए। सेठ जी का भी वही सिलसिला रहा। कितना भी काम करो सेठ जी को कम ही लगता और हमेशा ताना मारते रहती। दीप्ति की कोशिश भी जारी थी, लेकिन उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि कभी वरुण आकर कहता कि सेठानी की मदद कर दो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी सेठ जी का नौकर छुट्टी पर होता। सेठ जी के घर का सारा काम दीप्ति को करना पड़ता। यहाँ तक कि वरुण को भी कभी सब्जी लाने तो कभी कपड़े प्रेस करने का काम मिल जाता। एक दिन तो हद हो गई। सेठ जी का नौकर 1 महीने के लिए गांव चला गया, तो सेठ जी ने वरुण को बुलाकर कहा, वरुण मेरा नौकर 1 महीने के लिए गांव गया है, तो दीप्ति से बोलना वो सेठानी का थोड़ा हाथ बटा दिया करे। सेठ जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी से नौकरानी के काम करवाऊंगा। ठीक है तो फिर दूसरा नौकर रख लेते हैं, लेकिन उसे तनख्वाह तुम दोगे। बोलो मंजूर है? बेचारा क्या बोलता अपने आप को। जो आदमी गिरवी रख दे उसे कुछ कहने का हक ही नहीं होता। तुम्हारी पत्नी कोई नाजुक कली नहीं है, जो काम करेगी तो टूट जाएगी। और वैसे भी तुमने ये मंजूर कर लिया है दस्तखत करके कि तुम दोनों पति पत्नी मेरे घर में ही नौकर हो, जब तक पैसे नहीं दे देती। वरुण अपनी पत्नी को अपने साथ लाकर आज बहुत दुखी हो रहा था। खुद तो सेठ जी का नौकर था ही, अब अपनी पत्नी से भी सेठ जी की चाकरी करवाएगा। यही सब सोचता हुआ अपने कमरे में आया। आज दीप्ति से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसकी पत्नी का इतना अपमान हुआ और वो सहन कर गया, तो नजरें कैसे मिलाता। दीप्ति ने जब वरुण को इस हाल में देखा तो परेशान हो गई। उसने प्यार से वरुण को अपने पास बिठाया और सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर कोई परेशानी है तो बताइए। क्या बताऊं कि सेठ जी तुमसे नौकरों वाला काम करवाना चाहते हैं? वरुण ने वेदना भरे स्वर में कहा। तो दीप्ति बोली, तुम भी तो नौकरों वाला ही काम करते हो। अगर मैं भी कर लूँगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने सेठ जी की सारी बातें सुन ली है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता नहीं करूँ तो खुशियाँ मनाऊँ तुम्हारे अपमान का। मैं रिया से बात करूँगी, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी, लेकिन तब तक हमें सेठ जी के घर का काम करना ही पड़ेगा। दीप्ति ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ये अपमान सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आपकी पत्नी का हुआ है। हमें आज इस हालात में पहुंचा दिया कि हमें उसकी हर बात माननी होगी जब तक हम पैसे ना चुका दें। हाँ, और हम कर भी क्या सकते हैं? पहले तो उसके पैसे चुकाएंगे, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तुम ठीक कहती हो, तो अब आप हर महीने का हिसाब किया कीजिए, तभी तो हम पैसे चुकता कर पाएंगे। हाँ, अब मैं हर महीने हिसाब करूँगा। एक ऐसी स्त्री जिसे किसी भी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल सकती थी, सेठ जी का जूठा बर्तन धोने को मजबूर थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। सेठानी से तो कोई काम ही नहीं होता था, बस बातें बनाना आता था। अगर वो 1 कप चाय भी बना ले तो गनीमत है। 1 महीने बाद वरुण सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी अगर आप मुझे हर महीने की तनख्वाह दे दिया करेंगे तो मैं उसी में से कुछ बचाकर आपके पैसे चुका सकता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह तो ब्याज में ही कट जाती है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी बीवी को भी काम पर रख लिया है, ताकि तुम्हारे घर के खर्च पूरे हो सकें। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ऐसे तो ये कर्ज कभी चुकता ही नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूं, अपना नुकसान कर लूं? रहने को घर है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, और क्या चाहिए। सेठ जी से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था वरुण, या फिर ये कहें कि सेठ जी उसे बोलने ही नहीं देते थे। बेचारा वरुण आकर दीप्ति को सारी बात बताता है तो दीप्ति भी गुस्से से उबलने लगती है। उस सेठ को हर जुल्म का हिसाब देना होगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ सोचना होगा। अभी इन बातों को छोड़ो, क्योंकि मुझे सुबह फार्म हाउस पर जाना है, इसीलिए तुम भी सो जाओ। सुबह उठकर कुछ कपड़े बैग में डाल देना, क्योंकि हमें वहाँ 2-3 दिन लग जाएगा। 2-3 दिन के लिए दीप्ति चौंक पड़ी। हाँ, काम है तो रहना ही पड़ेगा।
दीप्ति भी थकी हुई थी, इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं कर पाई और सो गई। सेठानी सुबह सुबह मंदिर गई हुई थी, तो दीप्ति को ही सेठ जी के लिए चाय लानी पड़ी। चाय का प्याला रखकर दीप्ति जाने लगी तो सेठ जी ने रुकने का इशारा किया। दीप्ति वहीं खड़ी हो गई तो सेठ जी ने कहा, पहले आराम से कुर्सी पर बैठो और मेरी बातें सुनो। दीप्ति कुर्सी पर बैठ गई। सेठ जी फिर कहने लगे, देखो बेटा, तुम्हारे नाजुक हाथ इसलिए नहीं बने हैं कि तुम इनसे रोज झाड़ू पोछा और बर्तन करो। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे पति ने आज तुम्हें किस हाल में लाकर रख दिया है। खुद तो अनपढ़ गवार है ही, तुम्हें भी नौकरानी बनाकर रख दिया। दीप्ति गुस्से से उबल पड़ी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसे बोलने की? आप तो उनके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध है। एक ईमानदार और बहुत ही मेहनती इंसान है वो, और आप धूर्त। अवसर का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालते हैं। अच्छा, बहुत गर्व है अपने उस ईमानदार पति पर। पूजती हूँ मैं उन्हें। तो अपने उस ईमानदार पति से पूछो कि मेरे पैसे कब चुकता करेगा। जल्दी ही आपके पैसे मिल जाएंगे, कहकर दीप्ति जाने लगी तो सेठ जी ने कहा, कैसे खुद को कोठे पर बिठाकर, और हाँ, अगर ऐसा ख्याल आए तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास। सेठ की बात पूरी होने से पहले ही दीप्ति ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर लगाया और तमतमाई हुई बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जब सेठानी आई तो चिल्लाने लगी, दीप्ति, इतने सारे काम पड़े हैं और तुम आराम कर रही हो। तुम्हारे चक्कर में नौकर भी छूट गए और अब तुम भी नखरे दिखा रही हो। दीप्ति कुछ नहीं बोली, चुपचाप काम करने लग गई। वरुण जब आया तो दीप्ति ने सारी बातें बताई। तब वरुण ने दीप्ति से कहा, सेठ जी से मैं लड़ तो नहीं सकता, लेकिन तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए घर चली जाओ। मुझे आपको हमेशा के लिए बंधुआ मजदूर नहीं बनाना है। तो फिर क्या करें? थोड़ा सब्र रखिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। अब अक्सर सेठ जी वरुण को बहाने से बाहर भेज देता और दीप्ति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। दीप्ति बहुत तंग आ चुकी थी सेठ जी की हरकतों और सेठानी के तानों से। वो अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। वरुण 2 दिनों से सेठ के फार्म हाउस पर था और पता नहीं कितने दिन लगेंगे। दीप्ति इतना तो समझ चुकी थी कि यहाँ रहकर वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने मन ही मन कुछ सोच लिया। फिर उठकर अपने आंसू पोंछे और सेठ का बाकी का काम निपटाने लगी ताकि सेठ को कोई शक ना हो। जब शाम हो गई तो दीप्ति ने वरुण के लिए एक पत्र लिखा और उसे उस अलमारी में रख दिया जिसकी एक चाबी वरुण के पास थी। फिर उसने अपने कपड़े पैक किए। फिर सेठ और सेठानी के सोने के बाद चुपचाप चल पड़ी। रात के 10 बज रहे थे और रिया के शहर जाने वाली ट्रेन 11 बजे की थी। स्टेशन पर बैठी ट्रेन का इंतजार करते हुए दीप्ति जाने क्या सोचे जा रही थी। तभी ट्रेन के आने की घंटी बजी और दीप्ति अपना बैग हाथ में लेकर ट्रेन की ओर देखने लगी। सामने ही एक डब्बे में वो जाकर बैठ गई। ट्रेन में बैठी दीप्ति जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। ट्रेन अपने गंतव्य से आगे चली गई। तब दीप्ति का ध्यान टूटा, लेकिन अब तो गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अगले स्टेशन पर दीप्ति उतर गई। काउंटर पर जब टिकट के लिए गई तो पता चला कि इस वक्त वहाँ की कोई ट्रेन नहीं है। दीप्ति वेटिंग रूम में जाकर आराम से सामान रखकर बैठ गई। तभी दीप्ति ने देखा कि कुछ लोफर किस्म के 2 लड़के दीप्ति की तरफ ही देख रहे थे और बातें कर रहे थे। दीप्ति ने वक्त की नजाकत को भांपते हुए वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बाहर निकलकर दीप्ति स्टेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। तभी एक सभ्य महिला वहां से गुजर रही थी तो दीप्ति ने उनसे पूछा, आंटी, यहाँ पास में कोई होटल है? थोड़ी दूर है यहाँ से, लेकिन तुम शायद अकेली हो और होटल भी यहाँ से दूर है, तो अगर तुम चाहो तो मेरे पास ही मेरा कमरा है। दीप्ति थोड़ा हिचकिचाने लगी तो वो महिला बोली, मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, इसीलिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। दीप्ति के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वो उस महिला के साथ चली गई। दीप्ति ने जब उस महिला के बारे में जानना चाहा तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मगर बातों बातों में दीप्ति ने बताया कि वो काम की तलाश में है। तब उस महिला ने कहा, मैं तुम्हें कल एक ऐसे आदमी से मिलवाऊंगी जो तुम्हें काम भी दिलाएगा और रहने का ठिकाना भी। अगले दिन वो औरत दीप्ति को एक आश्रम में ले गई। वहाँ बहुत सारी महिलाएं कुछ न कुछ काम में लगी हुई थी। वो महिला बोली, चलो मैं तुम्हें इस आश्रम की मालकिन से मिलाती हूँ, और फिर एक खुफिया रास्ते से दीप्ति को वो आश्रम के अंदर ले गई। अंदर का नज़ारा देखकर दीप्ति चौंक पड़ी।
उसने देखा बहुत सारे कमरे थे और कमरे के हर दरवाजे पर महिलाएं सज धज कर बैठी थी। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। दीप्ति को पता था कि इनके चंगुल में फंस गए तो यहाँ से फिर निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए उसने बड़ी ही चालाकी से उस महिला के साथ उसके कमरे पर जाने के लिए निकली, ये कहकर कि आज उसकी छोटी बहन आ रही है तो उनसे मिल लूँ। उसने ये भी कहा कि मेरी बहन आपके कमरे पर ही आ जाएगी। मैंने उसको पता भेज दिया है। इन लोगों ने सोचा एक और मछली मिल जाएगी और दीप्ति की बात मान ली। इसी तरह दीप्ति उन सबको बेवकूफ़ बनाकर ट्रेन की टिकट लेकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। उधर वो महिला दीप्ति को ढूंढ रही थी। जब तक महिला की नज़र दीप्ति पर पड़ती, दीप्ति ट्रेन में बैठ चुकी थी और ट्रेन चल पड़ी। दीप्ति का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। अपने बैग से उसने पानी का बोतल निकाला, 2 घूंट पानी पीकर आराम से बैठ गई। दीप्ति जब रिया के घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। दीप्ति इधर उधर देखने लगी, तभी वहां एक गार्ड आया और दीप्ति ने उसका परिचय पूछने के बाद उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। दीप्ति ने देखा कि रिया की चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, दीप्ति मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसीलिए हम दोनों को जाना पड़ा, लेकिन तुम परेशान मत होना, तुम्हारे ठहरने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे फ़ोन पर बताना, तुम्हारी रिया। उसके बाद एक नौकर दीप्ति को बंगले के पीछे एक गेस्ट हाउस में ले गया। कमरा अच्छा था। थोड़ी देर बाद नौकर चाय नाश्ता भी ले आया। दीप्ति मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल फिर नाश्ता करने लगी। इधर दीप्ति 2 दिनों तक जब नहीं आई तब सेठ जी ने उसके कमरे में जाकर देखा तो ताला लगा हुआ था। खोजबीन करवाई मगर कुछ पता नहीं चला। सेठ जी समझ गया कि उस दिन की घटना के कारण शायद वो भाग गई। दूसरे दिन जब वरुण आया तो सेठानी ने रोते हुए कहा, तेरी बीबी मेरे सारे गहने लेकर भाग गई। सुनकर वरुण को ऐसा लगा मानो उसे किसी ने सुई चुभा दिया हो, मगर उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि सेठ के गहने चोरी हो गए। चिंता तो उसे इस बात की थी कि दीप्ति पता नहीं कहाँ होगी। वो ये भी जानता था कि दीप्ति इतना घटिया काम नहीं कर सकती। सेठ जी ने बताया कि उसने दीप्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया है, मगर वरुण ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। दीप्ति को फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। वरुण बहुत परेशान हो गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा कुछ बताकर तो जाती सोचता हुआ वरुण चीज़ें इधर उधर हटाकर देख रहा था। फिर उसने अलमारी खोला तो सामने ही दीप्ति की चिट्ठी थी। वरुण ने पहले दरवाज़ा बंद किया और फिर चिट्ठी पढ़ने लगा। दीप्ति का पत्र हाथ में लेकर वरुण को लगा कि दीप्ति पास में खड़ी है। वो पत्र पढ़ने लगा। मेरे हमसफ़र, मेरे दोस्त, मैं जानती हूँ कि मेरे ऐसे आने से आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन आपके जाने के बाद रिया का फ़ोन आया तो पता चला उसकी तबीयत खराब है। मुझसे रहा नहीं गया सो मैं उसे देखने चली आई। जब वहाँ पहुँची तो 2 दिनों बाद मालूम हुआ कि रिया के ससुर की तबीयत बहुत खराब है। दोनों को जाना पड़ा। इसीलिए रिया और राघव ने कहा कि जब तक वे गांव में हैं तब तक यहाँ की देखभाल करने के लिए, इसीलिए मुझे यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ेगा। आपको बताए बिना ही आ गई, इसीलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आपकी दीप्ति। दीप्ति ने अपने पति से सच नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सारी बातें अभी बता देगी तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। दीप्ति के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। रिया पता नहीं कब तक आएगी, इसीलिए दीप्ति काम ढूंढने निकल पड़ी। पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे किसी कंपनी में ढंग का काम नहीं मिला तो थक हार कर कमरे पर आ गई। अगले दिन दीप्ति फिर गई। बड़ी मुश्किल से उसे नौकरी मिली, लेकिन तनख्वाह कम था, मगर कंपनी अच्छी थी, इसीलिए दीप्ति तैयार हो गई। अगले दिन से ही उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक उसकी ड्यूटी थी। वरुण जब फ़ोन कर पूछता कि कब तक आओगी तो दीप्ति कहती कि जैसे ही रिया वापस आएगी मैं आ जाऊंगी। एक दिन दीप्ति ने जब वरुण के पास फ़ोन किया तो वरुण कुछ चिड़चिड़ा सा लग रहा था। दीप्ति ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? क्या मुझसे बात करने का मन नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सेठ जी के कारण थोड़ा मन भारी हो गया था। उनकी दुकान भी संभालता हूँ और सेठानी की भी मदद करता हूँ, फिर हमेशा जली कटी सुनाते रहते हैं। सेठ जी की तो आदत है, आप अपना मन क्यों दुखी करते हैं? खैर छोड़ो ये सब, जब रिया जी आ जाएंगी तो आ जाना। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। दीप्ति कंपनी में बड़ी मेहनत और लगन से काम करने लगी।
उसके काम से खुश होकर कंपनी के मैनेजर ने उसे घर से एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया जिसके अलग से पैसे मिलने थे। दीप्ति रात रात भर जागकर प्रोजेक्ट बनाती थी। रिया भी वापस आ गई थी। दीप्ति को अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। इससे राघव भी बहुत खुश थे। अब दीप्ति को आगे की प्लानिंग करनी थी। इसीलिए एक दिन दीप्ति समय निकालकर रिया से मिलने गई। राघव भी वहीं था। तो दीप्ति ने पूछा, कैसे हो आप दोनों? रिया बोली, हम लोग तो ठीक है, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है या नहीं? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर मुझे राघव जी की मदद की ज़रूरत है। राघव ने कहा, कहिए क्या बात है? क्या आप मुझे 1 लाख का लोन दिला सकते हैं? हाँ, मुझे रिया ने भी बताया था, बात हो गई है, आपको जल्दी मिल जाएंगे। दीप्ति सुनकर खुश हो गई और बोली, अब आप सब हमें ये बताइए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। राघव बोला, आपको वहाँ जाकर वरुण को सारी बातें बतानी चाहिए, लेकिन अभी छुट्टी लेना उचित होगा। दीप्ति के सवाल पर राघव बोला, एक तो उस कंपनी का मालिक मेरा दोस्त है और दूसरे वो आपके काम की तारीफ भी कर रहा था। अपनी दीप्ति है ही ऐसी। रिया ने दीप्ति की तारीफ की। मैं दीप्ति को कुछ प्रोजेक्ट दिलवा दूंगा जिसे वो वहाँ रहकर भी कर लेगी और 15 दिन की छुट्टी। इतने में तो दीप्ति का काम हो ही जाएगा। राघव बोला तो दीप्ति ने कहा, ठीक है, आप बात कर लीजिएगा, लेकिन एक लैपटॉप का भी इंतजाम करना पड़ेगा। राघव ने रिया की तरफ देखकर कहा, लैपटॉप घर पर जो है तब तक वही दे देना। ठीक है बाबा, दे दूंगी, मगर अब डिनर का समय हो गया है, तो चलिए सब साथ में डिनर करते हैं, जो हुक्म मेरे आका। राघव की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन दीप्ति की आंखों में आंसू देखकर रिया को आश्चर्य हुआ। क्या हुआ दीप्ति? अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम लोगों से जो सहयोग मुझे मिल रहा है कोई अपना भी शायद नहीं करता। कैसी बातें करती हो दीप्ति? हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त थे और रहेंगे, और दोस्तों के बीच ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, समझ गई? अच्छा बाबा, अब चलो भी, वरना राघव जी भूखे सो जाएंगे। और सभी हंसने लगते हैं। ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी थी। दीप्ति ट्रेन से बाहर आकर वरुण को ढूंढने लगी, लेकिन वरुण वहां नहीं दिखा तो दीप्ति उदास हो गई। बाहर निकलकर ऑटो ढूंढने लगी। तभी वरुण भागता हुआ दीप्ति के पास आया। दीप्ति, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। दीप्ति तो वरुण को देखकर ही खुश थी। कितना सुकून मिल रहा था उसकी आंखों को। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वर्षों बाद वरुण को देखा था। वरुण ने दीप्ति की आंखों में झांकते हुए पूछा, कैसी हो? आपके बिना कैसी हो सकती हूँ? दोनों एक दूसरे को कुछ देर निहारते रहे, फिर गाड़ी में आकर बैठ गए। घर आकर दीप्ति सेठ और सेठानी से मिलकर अपने कमरे में आ गई। वो अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे सेठ को उस पर शंका हो, इसीलिए वो पहले की तरह ही व्यवहार कर रही थी। आज वरुण ने अपने हाथों से दीप्ति के लिए खाना बनाया था। बातें बाद में होंगी, पहले मेरे हाथों के खाने का स्वाद चखो, वरना ठंडा हो जाएगा। दीप्ति को भी भूख लग रही थी तो दोनों खाना खाने लगे। दीप्ति अब वरुण के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, वरुण, मैंने तुमसे कहा था कि घर आकर एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, कहा था, अब वो बात बताने का समय आ गया है। दीप्ति की आंखों में आंसू देखकर वरुण घबरा गया। क्या बात है दीप्ति? वरुण, तुम्हारे जाने के बाद सेठ जी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और इसीलिए मैं यहाँ से चली गई। क्या कह रही हो तुम? वरुण को आश्चर्य हुआ। तब दीप्ति ने उसे अब तक की सारी कहानी एक एक करके बताई। सारी बातें सुनने के बाद वरुण को सेठ जी पर बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद सेठ जी ने तुम पर चोरी का आरोप लगाकर केस दर्ज किया। तब मैंने तुम्हारी चिट्ठी उनको दिखाकर हाथ पैर जोड़ा, तब केस वापस लिया। कितना बुरा है ये सेठ, उसके कारण तुम्हें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। अब उसे अपने हर जुल्मों का हिसाब चुकाना होगा, लेकिन वो सेठ हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप पहले की तरह ही अपना काम करते रहिए। हमारे पास 15 दिन का समय है, तो सोच समझ कर काम करना है। फिर दीप्ति ने वरुण को समझाया कि उसे क्या करना है। वरुण तो रोज की तरह अपने काम में लग गया, लेकिन दीप्ति अपने कमरे में ही रहती। अब सेठानी चिल्लाती तो दीप्ति कभी कभी आकर कुछ काम कर देती, लेकिन कभी कभी वो कह देती खुद ही कर लो। सेठानी ये सुनकर गुस्से में उबल पड़ती। इसकी हिम्मत तो देखो, 2-4 दिन बाहर रहकर आई है तो इसके तेवर ही बदल गए। बड़बड़ाती हुई सेठानी जब सेठ के पास गई तो सेठ को भी बहुत गुस्सा आया और उसने दीप्ति को खूब खरी खोटी सुनाई। दीप्ति भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी जवाब देती रही।
थककर सेठ गुस्से से कांपता हुआ वरुण के पास आया तो वरुण ने भी कह दिया, आपको तो हमेशा हम दोनों से शिकायत ही रहती है। फिर रोज रोज की इस किचकिच से मैं भी तंग आ गया हूँ। तो क्या तुम अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहोगे? सेठ जी, हम कहीं और कमरा ले लेते हैं, आप भी खुश रहेंगे और हम भी। तब सेठ जी ने जटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, यहाँ से अगर जाना है तो पहले मेरे सारे पैसे चुका दो। वो तो मैं आपको कहीं भी रहकर दे सकता हूँ। जब तक पैसे चुका नहीं देते यहाँ से जाने की सोचना भी मत। और हाँ, अपनी पत्नी को भी समझा दो। ठीक है सेठ जी, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। कहकर वरुण अपने कमरे में आया तो दीप्ति ने बताया, पैसे अकाउंट में आ गए हैं, अब यहाँ से चलने की तैयारी करो। तब वरुण एकदम से कहने लगा, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्यों? दीप्ति को आश्चर्य हुआ। तब वरुण कहने लगा, सेठ जी ने बहुत जख्म दिए हैं, हमें उनका हिसाब भी तो करना है। जिस बिजनेस को मैंने आगे बढ़ाया है उसे अपने हाथों से नष्ट करके तब जाऊँगा। अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो सेठ से बदला लीजिए, खुद को बर्बाद मत कीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आप अपने दामन पर दाग क्यों लगाएंगे? सेठ को नुकसान तो बाद में होगा, पहले तो आपका कैरियर खराब हो जाएगा। दीप्ति ने समझाते हुए कहा, तो क्या मैं सेठ को ऐसे ही छोड़ दूं? आप अगर उसे सिर्फ छोड़कर चले जाएंगे तो यही उसके लिए सजा से कम नहीं होगा, क्योंकि इतने कम तनख्वाह में एक विश्वास पात्र व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है। ठीक ही तो कह रही थी दीप्ति। वरुण ने जिस तरह से सेठ जी का कारोबार संभाल रखा था वो तारीफ के काबिल था। सेठ को तो कोई चिंता ही नहीं थी, सारा काम वरुण जो संभालता था। वरुण ने भी सोचा कि अगर उसे सेठ से सच में बदला लेना है तो उसे सबसे पहले यहाँ से जाना होगा और सेठ से भी ज़्यादा धनी व्यक्ति बनना होगा। 2 दिनों बाद जब वरुण ने सेठ जी से कहा कि वो उनका हिसाब कर दे तो सेठ को आश्चर्य हुआ, भला इतने पैसे ये लाएगा कहाँ से? वरुण ने सेठ जी की मनोदशा भांपते हुए कहा, सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। 2 दिनों बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। सेठ जी के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, चक्कर सा आ गया उनको। तो वरुण ने उन्हें संभाला। सेठ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वरुण इतने सारे पैसे ले आएगा। अब सेठ वरुण को रोकने की कोशिश करने लगा, बहुत सारे प्रलोभन भी दिए मगर वरुण नहीं माना। तो फिर सेठ जी को भी वरुण की बात माननी पड़ी और सारे कागजात देने पड़े। अगले दिन वरुण और दीप्ति जाने की तैयारी में लगे थे तो सेठ और सेठानी दोनों कमरे में आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मेरे कारोबार को कौन संभालेगा? सेठ जी कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन सेठ जी नहीं माने तो वरुण ने कह दिया कि वो दीप्ति को वहाँ छोड़कर कुछ दिनों में आ जाएगा। दीप्ति और वरुण वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्हें जाना था। वहाँ पहुंचकर दीप्ति अपने काम पर जाने लगी और वरुण को भी अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों बहुत खुश थे। उधर सेठ जी ने कुछ दिन वरुण का इंतजार किया, लेकिन ना तो वरुण आया ना ही उसने कभी सेठ जी से बात की। तो मजबूरन सेठ जी को दूसरा स्टाफ रखना पड़ा। लेकिन अनुभव न होने के कारण वो काम को सही से संभाल नहीं पाया और सेठ जी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। गुस्से में सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसी तरह हर 2-4 महीने पर सेठ स्टाफ बदलता रहता और कारोबार में हो रहे घाटे को देखकर परेशान रहता। उधर वरुण और दीप्ति दिन रात मेहनत करके पहले तो उन्हें कंपनी का लोन चुकाया, फिर अपने लिए एक फ्लैट भी खरीद लिया। आज वरुण के पास इतने पैसे हैं कि वो सेठ के हर एहसान का कर्ज उतार सकता है। लेकिन सेठ के लिए वरुण ने जो किया उसका कर्ज सेठ कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि लेन देन तो पैसे का होता है जो पैसे वाले करते हैं। फर्ज तो बस उसे निभाना होता है जो वरुण जैसे लोग ही निभाते हैं। वरुण ने तो सेठ जी के हर एहसान का बोझ उतार दिया और सेठ की नौकरी छोड़कर उससे बदला भी ले लिया। ये बदला ऐसा था जिसने सेठ को तो सबक सिखाया ही, साथ ही वरुण की ज़िंदगी भी बदल दी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।